हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसके क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। पहला वर्ड है मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल। वहां पर आपने पढ़ा कि कई अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, लिपिड्स है। ये सारे अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, और दूसरा वर्ड जो है यहां पर इनहेरिटेंस। इस वर्ड का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैं लिख देता हूं यहां पर डेफिनेशन। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कि एक कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होता है। लाइक जो कैरेक्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो किस तरह से हमारे पेरेंट से हम में ट्रांसफर हुए हैं, इसी चीज के स्टडी को या इसी कैरेक्टर के ट्रांसफर होने को कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए कि जो कैरेक्टर है वो किसी मॉलिक्यूल के जरिए कंट्रोल होते हैं, ठीक है। कोई तो मॉलिक्यूल है जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इन शॉर्ट, अगर हमारे पेरेंट्स की आईज जो है वो ब्लैक है तो कोई मॉलिक्यूल है जो उनके आईज को ब्लैक होने पर फोर्स कर रहा है, और फिर हमारी आईज भी ब्लैक है। कैसे? क्योंकि वही मॉलिक्यूल उनके बॉडी से हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। यानी कि यहां पर एक मॉलिक्यूल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, और उस मॉलिक्यूल के जरिए, उस मॉलिक्यूल के थ्रू जो कैरेक्टर है वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसी को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यानी कि ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर को इनहेरिट करना, अपने अंदर लाना। डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहां पे हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल। आप इसी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बात आई कि ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, बट वो जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो डीएनए है, या फिर वो आरएनए है? इसी चीज को फाइंड करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। तो उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम यहां इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। फर्स्ट जो साइंटिस्ट है, नाम है उनका फ्रेडरिक मेशर। फ्रेडरिक मेशर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1869 में, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया डीएनए को ढूंढा, इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए में जो नाम आता है वो आता है फ्रेडरिक मेशर का, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया 1869 में। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में भी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड, फ्रेडरिक मेशर सेकंड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1928 में परफॉर्म किया। देन एक साइंटिस्ट है एवरी मैकलॉयड मैककार्टी, इन्होंने 1944 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देन लास्ट एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म्ड बाय हर्शी एंड चेस इन 1952, जो कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आज हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट 1928 से पहले और इसका जो कंफर्मेशन हुआ 1952 से पहले, ये चीजें श्योर नहीं थी, है ना।
हर कोई इसको मानता नहीं था। तो सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक मिशर का 1869 में जो हुआ है वो देखते हैं। यहां पर जैसे एक फ्लो मैंने बनाया है, इसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, किसने, फ्रेडरिक मिशर, है ना। फ्रेडरिक मिशर क्या करने वाले, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, इन्होंने हॉस्पिटल से बैंडेजेस यानी कि पट्टी कलेक्ट की, मरहम पट्टी, है ना, और उस पे क्या प्रेजेंट था, पस सेल्स प्रेजेंट थे, यानी वो जख्म पे, वुंड पे बंधा हुआ पट्टी था, यूज्ड पट्टी था, और उस बैंडेजेस को उन्होंने कलेक्ट करके एक बीकर में सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश किया। अब जब सॉल्ट सोल्यूशन से वॉश करने के बाद क्या हुआ कि जो सेल्स थे उसके अंदर, अब हमें पता है कि WBCs वहां पे प्रेजेंट होंगे। जो WBCs थे वो सस्पेंडेड फॉर्म में उस सॉल्यूशन में रह गए, जबकि बैंडेजेस को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो बैंडेजेस को रिमूव कर दिया और जो सेल्स थे, WBCs जो थे, वो सस्पेंडेड फॉर्म में बीकर में रह गए। अब इस बीकर में मौजूद सेल्स को उन्होंने ट्रीट किया अल्कलाइन सोल्यूशन से। अल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट करने पर क्या हुआ, सेल लिसिस, यानी कि सेल ब्रेक हो गया। सेल ब्रेक हो गया तो उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि जो न्यूक्लियस थे वो सारे के सारे न्यूक्लियस प्रेसिपिटेट हो गए बॉटम पे। अब इन न्यूक्लियस से उन्होंने आइसोलेट किया एक सब्सटेंस जिसको उन्होंने कहा न्यूक्लिन। क्या कहा, न्यूक्लिन। तो जो सब्सटेंस को उन्होंने न्यूक्लियस से आइसोलेट किया, ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन। और आगे चल के पता चला कि ये न्यूक्लिन क्या है, ये न्यूक्लिन डीएनए है एंड प्रोटीन। तो इस न्यूक्लिन के अंदर क्या प्रेजेंट था, इस न्यूक्लिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा फ्रेडरिक मिशर, जो 1869 में परफॉर्म्ड हुआ, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम था वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन था। और जो न्यूक्लिन सब्सटेंस उन्होंने आइसोलेट किया था पस सेल से, वो एसिडिक इन नेचर था, जिसके वजह से आगे चलकर उसी न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा, है ना। तो न्यूक्लिन जो था उसका नाम एसिडिक नेचर की वजह से न्यूक्लिक एसिड हुआ। ठीक है। तो सेकंड जो टॉपिक हमारा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है, वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया जिसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनिया। अब डिप्लोकोकस निमोनिया या उसी का एक दूसरा फॉर्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। तो आपके बुक में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम दिया हुआ है, तो वही नाम आप याद रखिए। इसके अलावा कई और तरह से आपको पास्ट ईयर पेपर में इसका नाम मिलेगा, लाइक आपको डिप्लोकोकस निमोनिया मिलेगा नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देन निमोनोकोकस बैक्टीरिया। निमोनोकोकस नाम से भी इस बैक्टीरिया को जाना जाता है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, 1928 में परफॉर्म किया। जिस बैक्टीरिया को यूज किया उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, इसके दो फॉर्म है, दो टाइप है, या हम कह सकते हैं दो स्ट्रेन है। ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेन, एक है आर टाइप और एक है एस टाइप। आर मीन्स रफ और एस मीन्स स्मूथ। ठीक है। तो ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया यूज किया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। इसके दो टाइप हैं जैसे मैंने बताया आपको, एक है आर टाइप, दूसरा है एस टाइप। दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। आर मीन्स रफ, रफ है यानी इसका जो सरफेस है वो रफ है, उसके ऊपर कोई कैप्सूल या कोई स्मूथ सरफेस प्रेजेंट नहीं है, इट इज रफ इन नेचर। जबकि एस टाइप जो है ये है स्मूथ। क्यों स्मूथ है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट
यानी कि पॉलीसैकेराइड का एक लेयर प्रेजेंट है। एक लेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ है। ठीक है, सेकेंड जो चीज है वो है आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड, है ना। तो रफ है मतलब क्या है कि ये नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड, और यहां पर हम कह सकते हैं कैप्सुलेटेड। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड है इसलिए स्मूथ है। और कैप्सूल जो है वो किस चीज का बना है, वो बना है कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड्स का। ठीक है, देन आर टाइप जो है वो अवायरुलेंट, और ये है वायरुलेंट, यानी कि ये हार्मफुल नहीं है ना, हार्मफुल नहीं है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, इससे कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है। जबकि एस टाइप स्मूथ टाइप का जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक इन नेचर है। ठीक है, और इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है निमोनिया, है ना। नाम से ही क्लियर है कि इससे मैमल्स में जो होने वाली बीमारी है वो निमोनिया है, विच इज अ डेडली डिजीज, है ना। इससे मौत भी होती है। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन एक एक एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में देखते हैं। सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 4 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट यहां पे मैंने फ्लो में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जो सेट 1 एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, और उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइस लिविंग था, अलाइव था, यानी कि उसको कोई हार्म नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया जिसका मतलब है स्मूथ, कैप्सुलेटेड, वायरुलेंट और पैथोजेनिक, उसको इंजेक्ट किया माइस के बॉडी में, और जो रिजल्ट आया कि माइस जो था वो डेड हो गया, मर गया। ठीक है, डेड हो गया क्यों, क्योंकि ये क्या था, पैथोजेनिक इन नेचर था, है ना। पैथोजेनिसिटी शो किया इसने और इसके वजह से माउस की डेथ हो गई। ठीक है, थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया। एज वी नो, हीट करने से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, है ना। तो हीट करके बैक्टीरिया को किल कर दिया, और उस बैक्टीरिया को, उस जो सॉल्यूशन था उसको इंजेक्शन से इंजेक्ट किया माइस के बॉडी में। अगेन माइस वॉज अलाइव, माइस जो था वो जिंदा था, है ना। तो ये एक कॉमन सेंस है कि जब बैक्टीरिया हीट करने से किल हो गया, सो इससे माइस को कोई नुकसान नहीं होगा, और माइस जो रहेगा वो लिविंग रहेगा, जिंदा रहेगा। इन 4th सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उसमें उन्होंने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को मिक्स किया, किससे, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया से। अब हमें पता है कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो है ये, इससे डेथ नहीं होने वाली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नॉन पैथोजेनिक है। जबकि लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया तो ऑलरेडी नॉन पैथोजेनिक है। सो दोनों से डेथ नहीं होने वाली थी, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का जो मिक्सचर था उसको माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया गया, तब क्या हुआ, तब माइस डेड हो गया। अब यहां पर एक शॉकिंग रिजल्ट आया, है ना। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि माइस डेड होगा, है ना, क्योंकि जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया था और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, दोनों से डिजीज नहीं होने वाली थी, लेकिन माइस फिर भी डेड हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकला, है ना। तो कंक्लूजन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन माइस के बॉडी से ब्लड सैंपल आइसोलेट किया। क्या किया, माइस के बॉडी से ब्लड सैंपल आइसोलेट किया और उसको कल्चर किया पेट्री डिश में, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में पेट्री डिश होते हैं, इस तरह से कांच के छोटे प्लेट्स होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो प्लेट में क्या किया इन्होंने, ब्लड सैंपल, इस माइस के बॉडी से ब्लड सैंपल निकालकर ऐड किया, और जब कुछ देर के बाद देखा उन्होंने तो उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट था, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया। इट वाज शॉकिंग रिजल्ट कि लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया कहां से आया। ठीक है, तो लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया कहां से आया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहां पर कि इसका ब्लड सैंपल आइसोलेट किया गया।
ठीक है, तो ब्लड सैंपल को आइसोलेट किया गया, कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद पता चला कि यहां पर रफ बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है ही, साथ साथ में रफ बैक्टीरिया के साथ में ठीक है, तो ब्लड सैंपल आइसोलेट किया गया और कल्चर किया गया। ब्लड सैंपल को कल्चर करने पे पता चला कि इसमें, इसके ब्लड में आर टाइप बैक्टीरिया के साथ साथ में लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया भी प्रेजेंट था, है ना। अब जो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो कह सकते हैं कि ये एस टाइप बैक्टीरिया कहां से आया, तो कहां से आया कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये दो रिजल्ट निकल सकता है। एक तो कि ये जो किल्ड एस टाइप था वो वापस जिंदा हो गया। इज इट पॉसिबल कि कोई चीज मर गई हो वापस से जिंदा हो जाए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इस थियरी को या इस रिजल्ट को, इस कंक्लूजन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देन दूसरा क्या कंक्लूजन निकला? दूसरा कंक्लूजन निकला कि जो लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया था ये खुद को बदल लिया। किसमें बदल लिया? एस टाइप बैक्टीरिया में। अब आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कैसे बदलेगा, है ना, क्योंकि देखो यहां पर तो आर टाइप सेट 1 जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आर टाइप ने खुद को एस टाइप में नहीं बदला, तो यहां पे क्यों बदल लिया? यहां पर क्यों बदला? तो क्या कंक्लूजन निकला कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के बॉडी से कोई सब्सटेंस उसने पिक किया। क्या किया? हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के बॉडी से, उसकी डेड बॉडी से कोई सैंपल, कोई चीज उसने पिक किया जिसकी वजह से लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में बदल गया। ठीक है, अब जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो सब्सटेंस है जो आइसोलेट किया गया या जो इसने पिक किया है, किसने? लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, उसको कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया खुद को एस टाइप में तब्दील कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द सब्सटेंस which is picked by R type bacteria is called as transforming principle। उसको क्या कहा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो आपको क्या क्या चीजें इसमें याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? आपने याद रखना है बैक्टीरिया का नाम। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। साइंटिस्ट का नाम जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब परफॉर्म किया? ईयर 1928। आर टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया, जो दो टाइप हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या डिप्लोकोकस निमोनिया के, उन टाइप को याद रखना है। देन आर टाइप बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इट इज रफ, नॉन कैप्सुलेटेड, अवायरलेंट, नॉन पैथोजेनिक, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। देन सेम फॉर एस टाइप, आपको याद रखना है कि एस टाइप मींस स्मूथ कैप्सुलेटेड, है ना, देन वायरलेंट एंड पैथोजेनिक। तो इस हर एक पॉइंट पे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, देन एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म करता है लाइक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज आइडेंटिफाइड बाय, तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? यस, वेरी गुड, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, देन इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे लाइक फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट called as, या performed an experiment using the bacteria named as। ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो हर तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करिए, हर तरह से खुद से एक क्वेश्चन फॉर्म करके देखिए कि किस किस तरह से एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि कैसे डीएनए डिस्कवर हुआ, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रेडरिक मिश्र 1869 में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डीएनए को आइसोलेट किया, किससे? पस सेल से। फिर हमने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, जो परफॉर्म हुआ 1928 में, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फिनोमिनन का एक कॉन्सेप्ट आया, है ना, जिसमें बताया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि किस तरह से
आर टाइप बैक्टीरिया, नॉन लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, है ना। और उसने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है उसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से कोई तो कंपोनेंट, कोई तो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आर टाइप बैक्टीरिया और एस टाइप बैक्टीरिया में वायरुलेंट या पैथोजेनिक एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी। तो आज के इस लेक्चर में, है ना, इस सेशन में हम पढ़ेंगे एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट के इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आया और इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया गया। सो एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया, यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट को वहीं से शुरू किया जहां पर ग्रिफिथ ने छोड़ा था, है ना। ग्रिफिथ ने कहां पर छोड़ा था? हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया पर। तो इन्होंने सबसे पहले हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को लाया, उसके बाद उस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को फ्रेगमेंट किया। क्या किया? फ्रेगमेंट, यानी कि उसके एक एक कंपोनेंट को अलग किया, उसके कार्बोहाइड्रेट को एक तरफ, प्रोटीन एक तरफ, लिपिड अलग, डीएनए अलग, आरएनए अलग, इस तरह से हर एक बायोमोलिक्यूल को उन्होंने सेपरेट कर दिया और फिर इन इंडिविजुअल बायोमोलिक्यूल को फिर मिक्स्ड किया। किससे मिक्स किया? आर टाइप बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें आप देख रहे हो, यहां पर भी 4 टेस्ट ट्यूब मैंने बनाया, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि हर टेस्ट ट्यूब में पहले आर टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट था। सब में क्या था? आर टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट था और फिर उन आर टाइप बैक्टीरिया से बायोमोलिक्यूल, इंडिविजुअल बायोमोलिक्यूल्स को मिक्स किया गया। जब आर टाइप बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट से मिक्स किया गया तो क्या देखा गया कि आर टाइप बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया तो रफ ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप क्या देख रहे हो कि आर टाइप जो बैक्टीरिया है उसको मिक्स किया गया किसके साथ? प्रोटीन ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जो था उसका प्रोटीन निकालकर उसके साथ मिक्स किया गया। और क्या देखा गया? अगेन देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो चेंजेस इन आर टाइप बैक्टीरिया। जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो आर टाइप ही है, कोई चेंजेस नहीं दिखा। अब देखो, लेकिन जब इसी तरह से लिपिड के साथ भी किया गया, आरएनए के साथ किया गया, लेकिन जब हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए, किसका डीएनए? हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया, तब यहां पर हमें क्या दिखा? यहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। क्या दिखा? कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है उसने खुद को बदल लिया, किसमें? एस टाइप बैक्टीरिया में, और है ना, एस टाइप बैक्टीरिया में बदल लिया, जिसकी वजह से उसके अराउंड क्या हुआ? एक कैप्सूल, इस तरह से उसका जो कवरिंग था वो स्मूथ हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर एक एक्सपेरिमेंट से एकदम से पूरा कंप्लीटली क्लियर है, इस एक्सपेरिमेंट से कंप्लीटली क्लियर है कि जो डीएनए है वही क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। वही क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और ये वही मॉलिक्यूल है जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये वही मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो क्या दिखा हमें कि आर टाइप बैक्टीरिया जब कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया से मिक्स किया गया तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इसी तरह से जब प्रोटीन को मिक्स किया गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन। लिपिड के साथ मिक्स किया गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन। आरएनए के साथ मिक्स किया गया, अगेन नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब आर टाइप बैक्टीरिया डीएनए ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया से मिक्स किया गया तब वहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। अब ये चौथा टेस्ट ट्यूब या चौथा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? तो उसने, किसने? एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी, ये जो साइंटिस्ट की एक टीम थी, इन्होंने क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से और बेटर वे में, है ना, एक और एविडेंस जमा करने के लिए परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को डीएनए ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया से मिक्स किया, यानी कि यही वाला केस, और इसके साथ एक एंजाइम डाला, एक एंजाइम मिक्स किया। कौन सा एंजाइम? डीएनएज, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। अब ये नाम, इस एंजाइम के नाम से क्लियर है कि एंजाइम क्या है? ये एंजाइम डीएनए को ब्रेक करने वाला है ना। जैसे कि हमने पहले भी सुना है, लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक करता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक करता है ना। तो इसी तरह से डीएनएज किसको ब्रेक करेगा? डीएनए को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आर टाइप बैक्टीरिया प्रेजेंट है,
टेस्ट ट्यूब में, उसी में मिक्स किया गया डीएनए ऑफ एस टाइप, है ना, यानी कि डीएनए को ऐड किया गया हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का, और उसी टेस्ट ट्यूब में डीएनए नाम का एंजाइम ऐड किया गया। अब सिंपल सा लॉजिक है कि जो डीएनए एंजाइम है इट विल डिस्ट्रॉय द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया का डीएनए हमने ऐड किया था वो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसके वजह से? डीएनए एंजाइम की वजह से। और जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तब हमें रिजल्ट क्या मिला? क्या रिजल्ट दिख रहा है कि जो रफ बैक्टीरिया था वो अब भी रफ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब देखो इन दोनों टेस्ट ट्यूब को, लास्ट के दो टेस्ट ट्यूब को देखो, क्या दिख रहा है कि डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाए तो आर टाइप ही रहता है, और अगर डीएनए डिस्ट्रॉय ना हो तो आर टाइप एस टाइप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने यह प्रूव कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिनन है, इसमें जो मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक्चुअली है वो क्या है? वो डीएनए है। ठीक है, अब देखो, तो होप से इतना क्लियर है आपको। तो इसमें आपको क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स, अगर हम लोग इसको पॉइंट वाइज एग्जाम में लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1944। एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया? 1944 में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, दे सेपरेटेड ऑल द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? ईच बायोमोलिक्यूल मिक्स्ड विद द आर टाइप बैक्टीरिया सेपरेटली। क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से जो भी बायोमोलिक्यूल था, ईच ऑफ द बायोमोलिक्यूल फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया वर मिक्स्ड विथ आर टाइप बैक्टीरिया सेपरेटली, है ना। कहां पर? टेस्ट ट्यूब में, सेपरेटली इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर क्या बोलेंगे? The R type bacteria which were mixed with DNA of S type bacteria shows transformation, है ना। And when the R type bacteria mixed with DNA of S type along with the enzyme DNA, then there is no transformation. From this experiment, every McLeod McCarthy concluded that the transforming principle was nothing but the DNA molecule. ठीक है, so इस तरह से एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी, ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा है ना, डीएनए डिस्कवरी हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? वो डीएनए है। बट ये एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना, और पक्का और अच्छा एविडेंस चाहिए था, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया जो था हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अब ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया? बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। सो स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट किया वो था एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, है ना, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने किस तरह से टेस्टिव बेसिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आता है वो एक्सपेरिमेंट है हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि हार्शी एंड चेस ने 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मटेरियल यूज किया था वो क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप, है ना। अब देखो आइसोटोप दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप और एक होता है हैवी आइसोटोप। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, वो आप अच्छी तरह से याद रखो। अब देखो कौन सा आइसोटोप? एक आइसोटोप यूज किया गया था सल्फर का, सल्फर 35, और दूसरा क्या था? फास्फोरस 32। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया सल्फर 35 एंड दूसरा क्या था? फास्फोरस 32। अब देखो सल्फर 35 फास्फोरस 32 क्यों यूज किया गया, क्यों यही दोनों लिया गया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, और डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। इसी तरह से जो फास्फोरस है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है किसमें? फास्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए में, है ना। हमें पता है डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, या फॉस्फेट बॉन्ड होता है, या है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट प्रेजेंट है किसमें? डीएनए में, और फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, किसमें नहीं है? प्रोटीन में नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में हर्शी एंड चेस ने जो वायरस यूज किया वो क्या था, वो बैक्टीरियोफेज था। अब फैज मींस वायरस, फैज किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। बैक्टीरियोफेज मींस ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। कैसा वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया गया है और वायरस बैक्टीरियोफेज जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है उसे हम कोलाईफेज भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोलाईफेज कहते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो फंगस को इन्फेक्ट करते हैं। तो उस तरह के जो क्लास है वायरस का जो फंगस को इन्फेक्ट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, माइकोफेज। क्या कहते हैं, माइकोफेज। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप याद रखो। एक बैक्टीरियोफेज है ना, क्या है, बैक्टीरियोफेज। या अगर कोई बैक्टीरियोफेज है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलाईफेज, कोलाईफेज। और अगर कोई वायरस किसी फंगस को इन्फेक्ट करता है तब उसे हम कहेंगे माइकोफेज, माइकोफेज। ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आपको पता चल गया कि हर्शी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज किया था। क्या यूज किया था, फास्फोरस 32 यूज किया था जो प्रेजेंट होता है डीएनए में और प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता। सल्फर 35 यूज किया जो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अलावा बैक्टीरिया यूज किया जिसका नाम है ई कोलाई, और एक वायरस यूज किया जो वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और चूंकि ये ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है इसे, इसलिए हम इसे कोलाईफेज भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या, वो समझने से पहले कुछ और चीजें हैं जो आप समझ लीजिए। जैसे आपको रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रेडियोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये दो टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन और रेडियोग्राफी, जो जिसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि ये टेक्निक है क्या। ठीक है। तो अब जैसे रेडियो आइसोटोप आपको पता है कि रेडियो आइसोटोप जो होता है ये काफी अनस्टेबल होता है और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर किसी बॉडी में अगर उसमें प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव मटेरियल तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो एक टेक्निक है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियो आइसोटोप। ठीक है। तो हम रेडियोग्राफी के मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि सल्फर 35 कहां पर है या फास्फोरस 32 कहां पर है। ठीक है। तो और दूसरा जो टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड जो है आपने सुना है पहले, या इसके तरह का एक वर्ड सुना है। क्या वर्ड सुना है, क्या वर्ड सुना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो क्या सुना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ। तो यहां पर ये जो डिवाइस, ये डिवाइस का नाम है, एक डिवाइस का नाम है सेंट्रीफ्यूज, है ना, और टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। और वो जो डिवाइस है सेंट्रीफ्यूज, उस डिवाइस में जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से टेक्निक का नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन और डिवाइस का नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूज, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है जिसमें हम इस तरह के ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स में सैंपल लोड करते हैं और वो जो डिवाइस है वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो सैंपल है उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा इस ट्यूब में जो सैंपल है ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो दो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, जो सैंपल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स सेटल होने लग जाएंगे। तो यहां पर ये टेक्निक यूज किया गया है। अब कैसे यूज किया गया वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, देखो हर्शी एंड चेस ने, इन दोनों ने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया, बैक्टीरियोफेज। उसके बाद बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग जगह पे कल्चर किया, अलग अलग जगह पे। एक जगह पे बैक्टीरियोफेज को कल्चर करते, दूसरी जगह पे बैक्टीरियोफेज को। लेकिन दोनों जगह में फर्क क्या है, दोनों जगह पे फर्क यह है कि जो सारा जो उनको मीडिया प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मीडियम उनको दिया गया है ग्रो होने के लिए, उस मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो एक मीडियम में जो फास्फोरस प्रेजेंट है वो रेडियो लेबल्ड फास्फोरस है। वो कौन सा फास्फोरस है, वो फास्फोरस 32 है ना। तो आपने क्या देखा कि एक तरफ बैक्टीरियोफेज को जहां ग्रो किया जा रहा है उसमें कार्बन नॉर्मल है, नाइट्रोजन नॉर्मल है,
सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ एक चीज जो है वो रेडियो एक्टिव है और वो है फास्फोरस 32। इसी तरह से दूसरी जानिब, दूसरी तरफ, दूसरी साइड जो बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया है वहां पर भी एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट सल्फर 35। वहां पर उस मीडिया में सल्फर 35 प्रेजेंट है। अब देखो सल्फर 35 प्रेजेंट है। अब जब वायरस ग्रो हुआ तो वायरस के बॉडी में क्या होगा, वायरस के बॉडी में ये सल्फर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? तो हमें पता है जब चीजें ग्रो होती है ना, कोई भी सेल या कोई भी बॉडी जब ग्रो होता है तो वो उन्हीं मीडिया में जो कंपोनेंट होता है उन्हीं को यूज करता है ना, जो फूड होता है उसके कंपोनेंट्स को यूज करता है। तो यहां पर एक तरफ जो वायरस होगा वो सल्फर 35 यूज कर लेगा, कहां पर? उसके प्रोटीन में। यानी कि ये एक तरफ जो वायरस है इसके प्रोटीन में सल्फर 35 प्रेजेंट है, इसके बॉडी में या इसके प्रोटीन में क्या प्रेजेंट है? सल्फर 35 प्रेजेंट है। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज है वहां पर उसके बॉडी में फास्फोरस 32 प्रेजेंट है। अब फास्फोरस 32 कहां प्रेजेंट होगा? फास्फोरस 32 डीएनए पर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? डीएनए पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है इसका डीएनए रेडियो लेबल्ड है। क्या है? रेडियो लेबल्ड। ठीक है। और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है कि ये जो वायरस है इसका प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है। और सबसे अच्छी बात है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसके बॉडी में दो ही चीज होती है, दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। यानी कि हमने दोनों को रेडियो लेबल कर दिया। एक तरफ हमने प्रोटीन को लेबल किया है, दूसरी तरफ डीएनए को लेबल किया है। अब देखो होगा क्या होगा। तो ये वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से है कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर पास कर देता है। अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और उस बैक्टीरिया का यूज करके अपना रेप्लिकेशन, खुद का रेप्लिकेशन, खुद का पॉपुलेशन करता है ना। और इस तरह से मल्टीपल वायरस बनते हैं। ये उसका नॉर्मल साइकिल था। ये क्या था? ये उसका नॉर्मल साइकिल था। ठीक है। तो हमने इसी का फायदा उठा लिया। देखो क्या किया हमने, है ना। यानी कि हार्शी एंड चेस ने क्या किया? हार्शी एंड चेस ने लेकर आए वायरस को। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज लेबल्ड विथ फास्फोरस 32। यानी कि उसका डीएनए किससे लेबल्ड है? किससे लेबल्ड है? रेडियो लेबल्ड है फास्फोरस 32 से। अब क्या किया? इन वायरस को अलाउ किया कि ये ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दे, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेक्शन। क्या किया उन्होंने वायरस को अलाउ किया क्या करने? कि वो इन्फेक्ट कर दे। किसको इन्फेक्ट कर दे? ई कोलाई को। ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने अलाउ किया सल्फर 35 वाले वायरस को, ऐसे वायरस को जिसके पास सल्फर 35 प्रेजेंट था कि वो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दे। वहीं दूसरी तरफ सेम प्रोसेस किया जा रहा है ना। और यहां पर क्या है? यहां पर जो वायरस है उसका फास्फोरस 32 है ना, क्या है उसमें? उसके डीएनए में फास्फोरस 32 प्रेजेंट है। अब देखो बैक्टीरियोफेज ही एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज किया गया? क्योंकि देखो बैक्टीरियोफेज में दो ही कंपोनेंट है, एक तो डीएनए है, दूसरा प्रोटीन है। और ये अपने लाइफ साइकिल में कोई एक मॉलिक्यूल क्या करता है? बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है। और हमें वही मालूम करना है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट किया। जो मॉलिक्यूल इंजेक्ट किया क्या वो प्रोटीन है या फिर वो डीएनए है ना। अगर वो डीएनए है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर वो प्रोटीन है तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा। यही चीजें यहां पर आइडेंटिफाई करना था कि वो प्रोटीन है या फिर वो डीएनए है। ठीक है। तो अब यहां पर देखो इन्फेक्शन हुआ, यानी कि वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें पास कर दिया, है ना। यहां पर आप देख रहे हो कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? अब बैक्टीरिया की बॉडी में है, यहां पर भी बैक्टीरिया के बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है। अब हमें तो यही तो मालूम करना है कि ये जो इसके बॉडी में इंजेक्ट किया गया है वो डीएनए है या प्रोटीन है। ठीक है। अब देखो आगे आया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यहां पर टेक्निक का नाम है। ऑलरेडी मैंने बताया कि यहां पर ये जो टेक्निक है क्यों यूज होता है? ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, है ना, साइज के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, या डेंसिटी के बेसिस पे भी सेपरेट किया जाता है। कई अलग अलग तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। बेसिक आप याद रखो कि सैंपल को सेपरेट करने के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने क्या किया? हमने ई कोलाई को अलग कर लिया और जो वायरल कोड था, वायरस का कोड था, उसको
अलग कर लिया। अब देखो, अब इसी तरह से यहां पे भी किया गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है रेडियो एक्टिविटी के कौन सा सैंपल, कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा पार्ट जो है, फ्रैक्शन जो है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। अब यहां पर दो पार्ट है या दो सैंपल हमारे पास है, एक में ई कोलाई प्रेजेंट है और दूसरे में क्या प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है वायरल कोट। ठीक है, तब जब हमने इस एक्सपेरिमेंट का रेडियो एक्टिविटी चेक किया तो पता चला कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो ई कोलाई है, ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये ई कोलाई रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फास्फोरस 32 इसी के बॉडी में प्रेजेंट है। और अगर फास्फोरस 32 इस ई कोलाई के बॉडी में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फास्फोरस 32 अकेला तो उड़ के नहीं गया ना, फास्फोरस 32 कहां पर था, फास्फोरस 32 डीएनए पर था। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जो है वो इसके बॉडी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वायरस ने इस बैक्टीरिया के बॉडी में डीएनए इंजेक्ट किया था। क्या इंजेक्ट किया था, डीएनए इंजेक्ट किया था। अब देखते हैं हम लोग दूसरी तरफ क्या हुआ, है ना। दूसरी तरफ क्या हुआ, तो दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो कि यहां पर भी एक्सपेरिमेंट उसी तरह से हुआ। वायरस ने इन्फेक्ट किया, जेनेटिक मटेरियल पास कर दिया। अब हमको चेक करना था कि जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है या प्रोटीन है। अब दूसरे केस में क्या है कि इसका प्रोटीन जो है वो सल्फर से रेडियोलेबल है। किससे रेडियोलेबल है, सल्फर 35, यानी कि उसके प्रोटीन में सल्फर 35 प्रेजेंट है। अब यहां पर ई कोलाई है ना, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ई कोलाई को चेक किया गया कि ई कोलाई रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप मुझे खुद बताओ, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसने वायरस ने बैक्टीरिया के बॉडी में डीएनए ट्रांसफर किया था, और जब डीएनए ट्रांसफर किया था तो जो प्रोटीन था वो बाहर रह गया। तो ये जो कोट जो है, कोट ने रेडियो एक्टिविटी शो किया, क्योंकि सल्फर 35 कोट में प्रेजेंट था, यानी कि जो कोट है वो प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से बना है। और जो डीएनए जो था उसने रेडियो एक्टिविटी शो नहीं किया, क्योंकि डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा, है ना। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से पैरेलल में दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हालांकि एक ही एक्सपेरिमेंट काफी था, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेटर टू बेटर, बेस्ट टू बेस्ट क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, जिसके बिना पर हम यकीन कर सकें कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से दो सेट में एक्सपेरिमेंट किया गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से यह साबित किया गया, यह प्रूफ किया गया, है ना। किसने प्रूफ किया, हार्शी एंड चेस ने 1952 में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो देखो अब आपको इस टॉपिक में से क्या क्या चीजें याद रखना है। अब देखो, जब आप सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज के लिए सॉल्व करोगे, नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आप सॉल्व करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा, आप देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर से आए हैं, है ना। तो अगर उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो आप इनमें से कुछ पॉइंट्स है तो याद रखो। क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखना सबसे पहले, है ना, कि हार्शी एंड चेस ने जो सबसे बेस्ट एविडेंस था, सबसे बेस्ट जो प्रूफ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने प्रूफ किया, इट वाज प्रूव्ड बाय हार्शी एंड चेस। कौन से साल में, 1952। क्या यूज किया था, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज यूज किया था, है ना। फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा मटेरियल था, है ना। आपको अलग अलग दे सकता है, फॉस्फोरस 32, 33, 34, 35, कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि फॉस्फोरस कौन सा फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस 32 था। सल्फर कौन सा था, सल्फर 35 था, है ना। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि सल्फर कहां प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस कहां पर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपको और क्या चीजें याद रखना है, आपको याद रखना है ये स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। इसका ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, है ना। इसी तरह से और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स के जो स्टेप्स होते हैं उनका स्टेप पूछा जाता
लाइक पीसीआर के ऊपर 2018 में क्वेश्चन आया था, पीसीआर स्टेप्स है ना, पीसीआर का जो स्टेप्स है वो पूछा था। तो इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को भी पे भी क्वेश्चंस आते हैं। या इसी तरह से टेक्निक पूछ सकता है कि कौन कौन से टेक्निक यूज किए गए थे किसमें, हार्शी चेस एक्सपेरिमेंट में। तो हार्शी चेस में एक रेडियोग्राफी टेक्निक यूज किया गया है और दूसरा जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया गया है। ठीक है, सो होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो 4 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा है ना, 4 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। हालांकि उन्होंने उसे न्यूक्लिन कहा था, लेकिन न्यूक्लिन वॉज एसिडिक इन नेचर, जिसके वजह से उसका नाम आगे चल के न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। ठीक है, फिर हमने देखा फ्रेडरिक ग्रिफिथ है ना, कौन सा ईयर था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, 1928, जिसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया कि जो एक हार्मफुल बैक्टीरिया का एक नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक हार्मफुल बैक्टीरिया में, है ना, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एस टाइप बैक्टीरिया में। कैसे कैसे हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया से कोई तो मॉलिक्यूल लेकर। अब वो मॉलिक्यूल क्या था उसी को बताया गया। किसने बताया, एवरी मैक्लोइड मैककार्टी ने बताया कि वो क्या है, वो डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये 100% प्रूव्ड हुआ किसके जरिए, हार्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट से। यहां पर चारों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और डीएनए में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, इसके अलावा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से इनका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए खुद का रेप्लिकेशन किस तरह से करता है, खुद का कॉपी किस तरह से बनाता है। ये सारी चीजें आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टॉप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।